कॉन्जुगेशन का मतलब पहली सिचुएशन ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड जैसे कि ये था, जैसे कि बेंजीन, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड। तो ये पहली सिचुएशन कॉन्जुगेशन में क्या हुई कि ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है, तो हम कहेंगे बेंजीन में भी ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है और यहाँ भी ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है। आ गया? तो इन दोनों में क्या है? कॉन्जुगेशन। बोथ एग्जाम्पल्स हैव कॉन्जुगेशन। पहला सिचुएशन आ गया समझ। दूसरी सिचुएशन क्या थी? हाँ, ये सिचुएशन आ गई ना सुनने। ओके, सेकेंड सिचुएशन, पॉजिटिव चार्ज odd electron or negative charge at alternate position to double bond, at alternate position to double bond। ये सब कॉन्जुगेशन में आएगा और जो भी एटम कॉन्जुगेशन में होंगे दे विल बी sp2 hybridized and all atoms in conjugation will be sp2 hybridized whatever be the स्टेरिक नंबर। वहां स्टेरिक नंबर को तो हमें देखना भी नहीं है, चाहे उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। जैसे डबल बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर पॉजिटिव चार्ज, तो ये कार्बन sp2 होगा। डबल बॉन्ड तो ऑलरेडी sp2 है, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पर डॉट sp2, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पर नेगेटिव चार्ज sp2। तो इसमें हम हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग नहीं सोचेंगे, कॉन्जुगेशन के अकॉर्डिंग सोचेंगे। पॉजिटिव चार्ज, ऑड इलेक्ट्रॉन, और ऑड इलेक्ट्रॉन को एक नाम हम देते हैं ऑर्गेनिक में फ्री रेडिकल। पॉजिटिव चार्ज, ऑड इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज एट ऑल्टरनेट पोजीशन टू डबल बॉन्ड, then all atom will be in conjugation and their hybridization will be sp2। हाँ जी, क्लियर है। और इसी वजह से अगर बेंजीन के ऊपर जो कार्बन है उस पर पॉजिटिव चार्ज हो या फिर डॉट हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो, तो इन सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हम क्या लेंगे sp2। सारे ऑल कार्बन एटम आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड and in conjugation without स्टेरिक नंबर रूल वगैरह जो भी तुमने हाइब्रिडाइजेशन में किए। ऑर्गेनिक में अगर कहीं कॉन्जुगेशन की सिचुएशन आ जाती है तो वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। डबल बॉन्ड से ऑल्टरनेट पोजीशन पर अगर ऐसी चीजें हो तब हम टर्म कॉन्जुगेशन लेते हैं। कॉन्जुगेशन एक तरह से रेजोनेंस के लिए यूज करते हैं। और जितने भी कॉन्जुगेटेड एटम हैं ऑल विल पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। डबल बॉन्ड का तो वैसे ही sp2 होता है। डबल बॉन्ड ऑलरेडी sp2 है, प्रॉब्लम आती है ऊपर वाले कार्बन पे जिसके अराउंड डबल बॉन्ड नजर नहीं आ रहा। हाँ बोलो। तो हम यहाँ ऐसी सिचुएशन में डबल बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर कुछ ऐसा हो तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बता देंगे? sp2। इवन हमारा ये फंक्शनल ग्रुप है अमाइड, है ना? सबको पता है अमाइड फंक्शनल ग्रुप है। मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देती हूँ। हाँ,
उसका मतलब रेजोनेंस है। और जब हम कॉन्जुगेशन कहेंगे ना, ये कॉन्जुगेशन है इसीलिए ऐसा है, ठीक है। कॉन्जुगेशन का मतलब ये सारी सिचुएशन। एक टर्म यूज करते हैं हम, जैसे हम कहते हैं ना क्यूमुलिन्स, क्यूमुलिन्स का मतलब एडजेसेंट डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेट का मतलब एनीथिंग विच इज ऑल्टरनेट। तो ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड हो, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड के पॉजिटिव चार्ज हो, या ऑल्टरनेट टू डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज हो, ऑल्टरनेट टू डबल बॉन्ड डॉट हो, तो हम कहेंगे दे आर इन कॉन्जुगेशन एंड sp2 हाइब्रिडाइज्ड। हो गया। और इधर देखें, बातें नहीं करें, जो पूछना है मेरे से पूछें। इधर देखें, अगर तुम अपना हाइब्रिडाइजेशन का रूल लगाते तो तुम नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या बताते? sp3 बताते ना, स्टेरिक नंबर 4 नजर आ रहा है, बट दिस और लोन पेयर इज इन कॉन्जुगेशन, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर लोन पेयर है, तो इसका मतलब कॉन्जुगेशन है। और ये नाइट्रोजन क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड, नाइट्रोजन sp2। कार्बन तो sp2 है ही, क्योंकि वहां तो पाई बॉन्ड नजर आ रहा है हमें, पर इसका नाइट्रोजन भी sp2 है। सी डबल बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर अगर लोन पेयर है या नेगेटिव चार्ज है, अभी अभी बताया ना मैंने, तो कॉन्जुगेशन है। ये डबल बॉन्ड, अरे भाई डबल बॉन्ड, बॉन्ड तो तुमने अब देखा नहीं ऑर्गेनिक में, ऊपर नीचे आगे पीछे जैसे मर्जी लगा दो, तुम इसको स्ट्रक्चर ऐसे बना दो, बना सकते हो ना, ये गलत थोड़ी है। डबल बॉन्ड से नेक्स्ट एटम नाइट्रोजन और उस पर लोन पेयर, तो दिस लोन पेयर विल बी इन कॉन्जुगेशन। और नाइट्रोजन sp2 है, प्राइमरी है, ये NH2 है, सेकेंडरी अमाइड NH होते हैं। समझ में आई? अब अगर ये नाइट्रोजन sp2 है तो 3 बॉन्ड sp2 से बनेंगे, तो ये लोन पेयर कहां प्रेजेंट होगा? जब हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है तो एक p अनहाइब्रिडाइज्ड होता है ना, सबको इतना तो पता है ना, 3 p होते हैं। 3 p ऑर्बिटल में से अगर 2 p sp2 में यूज हो गए तो एक p अभी बचा हुआ है, तो हम कहेंगे दिस लोन पेयर इज प्रेजेंट इन, लोन पेयर इज प्रेजेंट इन p ऑर्बिटल, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्ड बनाएंगे, 3 बॉन्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल से बने, तो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो है वो लोन पेयर रख सकता है। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो कुछ ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन अगर कहीं ये इस तरह से है, फिर तो कोई इसमें कॉन्जुगेशन वगैरह कुछ नहीं है, तब नाइट्रोजन क्या है? sp3। और बताओ इसका लोन पेयर कहां प्रेजेंट है? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में 1 2 3 एंड 4, तो ये लोन पेयर किस में प्रेजेंट है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। पहले तो बताओ ये चीज समझ में आई या नहीं? लोन पेयर क्या होता है ये पता है? अब 3 बॉन्ड बने हुए हैं और एक लोन पेयर है और हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। अब sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करता है? या तो लोन पेयर रखता है या सिग्मा बॉन्ड बनाता है, पाई बॉन्ड तो बनाता नहीं है। तो जब इसके पास sp3 4 ऑर्बिटल हैं, तो चारों बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेंगे। 3 ने बॉन्ड बना लिया, चौथे ने क्या कर लिया? अमोनिया की तरह लोन पेयर रख लिया। अमोनिया का sp3 होता है ना हाइब्रिडाइजेशन, ये पता है? अमोनिया का sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो हम कहते हैं ना लोन पेयर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। ऐसी अमीन्स में भी है लोन पेयर इन sp3 ऑर्बिटल, बट अमाइड का लोन पेयर sp3 में नहीं है। क्यों? इट इज इन कॉन्जुगेशन, इट इज इन कॉन्जुगेशन, सो नाइट्रोजन विल बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अगर ये sp2 है तो दिस लोन पेयर मस्ट बी प्रेजेंट इन अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। एक मिनट, कुछ आइडिया लगा? तो कॉन्जुगेशन चीज दिमाग में होनी चाहिए कि कॉन्जुगेशन टर्म का मतलब क्या है, क्योंकि एरोमेटिक में बहुत यूज होती है। हाँ नीरव, मिथाइल तो हमेशा ही sp3 होता है ना, 4 बॉन्ड है। मिथाइल थोड़ी उसमें होगा, मिथाइल इज नॉट इन कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन में ये एटम है।
मिथाइल तो सैचुरेटेड है, sp3 है, 4 बॉन्ड है, वो तो sp3 होगा ही। बट जो एटम कॉन्जुगेशन में होते हैं उनके लिए ये टर्म यूज करते हैं। कॉन्जुगेशन मतलब डबल बॉन्ड और उससे नेक्स्ट वाला एटम, वो कॉन्जुगेशन में नेक्स्ट वाले एटम पर क्या हो, या तो नेक्स्ट वाले एटम पर डबल बॉन्ड हो, या पॉजिटिव चार्ज हो, या नेगेटिव चार्ज हो, या ऑड इलेक्ट्रॉन हो। अब मिथाइल पे थोड़ी कुछ है इसमें, ना ऑड इलेक्ट्रॉन है, ना पॉजिटिव चार्ज है, ना नेगेटिव चार्ज है, तो मिथाइल तो sp3 ही रहेगा ना। ओके ठीक है। अगला पॉइंट बेंजीन है, इसके सारे एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। राजेंद्र एक एसी बंद करवाना था, ये sp2 है। अगर इसमें से एक H एटम निकल जाए और एक डॉट रह जाए तब भी ये sp2 ही रहेगा। बेंजीन पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तब भी ये sp2 ही रहेगा। मतलब फिनाइल ग्रुप पर कोई भी चार्ज आ जाए, पॉजिटिव नेगेटिव डॉट, तो ये सारे के सारे जो एटम अभी भी sp2 है। कहने का मतलब बेंजीन का हाइब्रिडाइजेशन कभी भी चेंज नहीं होता, उसमें से कोई भी एटम निकाल लो, बेंजीन का हाइब्रिडाइजेशन हमेशा सेम रहता है। हाँ बेंजीन में भी sp2 है, पर उसके अंदर चाहे बॉन्ड कम भी हो जाए ना तो भी उसका sp2 ही रहता है, मतलब हमें sp2 ही लेना है। स्टेरिक नंबर रूल चाहे फॉलो करता हो, जैसे यहाँ स्टेरिक नंबर रूल फॉलो नहीं कर रहा, 2 ही बॉन्ड है ना, 2 बॉन्ड्स हैं, पर ये लीनियर नहीं होगा। अब बॉन्डिंग पढ़नी पड़ेगी। हाँ तो 2 सिग्मा बॉन्ड, तो स्टेरिक नंबर 2 आना चाहिए था ना, कुछ वैसा ही। तो 2 सिग्मा बॉन्ड है, पर ये sp नहीं है। क्यों नहीं है? बेंजीन में ऐसा लेते हैं हम, तो कुछ चीज हमें एज इट इज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि यहाँ हाइब्रिडाइजेशन का रूल नहीं लगाना है। ठीक है, बेंजीन है, चाहे जो मर्जी रेडिकल बना दे, कुछ भी बना दे, इसका हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं करेंगे, sp2 ही रहेगा। हो गया। अगला सिचुएशन क्या है वो भी सुन लें, कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर, तो इसकी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकती थी। क्या? कि अगर हम इस पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट कर दें तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये दो एक जैसी स्ट्रक्चर है, तो ये इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। These are equivalent resonating structures. तो जो भी एटम कॉन्जुगेशन में होते हैं वहां इस तरह का पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग हो जाती है, पाई बॉन्ड उस एटम के साथ एक्सचेंज हो जाता है। जैसे यहां हुआ ना, पाई बॉन्ड की लोकेशन यहां से इधर आ गई। कहने का मतलब है पॉजिटिव चार्ज इज शेयर्ड बाय बोथ द एटम्स। इवन ऐसे भी होता तब भी रेजोनेंस हो जाती। मुझे बताएं, पहली वाली 2 स्ट्रक्चर लिख ली, कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस तो होगा। सेकंड वाले में क्या होगा, सुनिए जरा ध्यान से। ये वाले लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ आ जाते हैं, बॉन्ड में चेंज हो जाते हैं, तो इस कार्बन की बैलेंसी डिस्टर्ब होती। तो ये जो पाई बॉन्ड वाले दोनों इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू हो गया। कॉन्जुगेशन वाले एटम में इस तरह से होता है। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, ये वाले दोनों लोन पेयर लास्ट वाले कार्बन पे चले गए और इस पे फॉर्मल चार्ज नेगेटिव आ गया, और ये लोन पेयर बॉन्ड में चेंज हो गए, तो फिर से बन गई ना 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये इस तरह का एरो का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, इसका मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। अगर ऐसे फिश शेड एरो लगे ना तो ट्रांसफर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ठीक है। अगर हमें पूरा एरो लगाया है इस तरह से
उसका मतलब है दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन उस एटम को मिल गए जिस तरफ एरो गया। अब हाफ हेड एरो जब हम लगाते हैं उसका मतलब है कि इस बॉन्ड के एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर चला गया। ऑब्वियसली जिसके पास लोन पेयर है, जिसके पास पाई इलेक्ट्रॉन है, अपने इलेक्ट्रॉन किसी को देना चाहेगा। अब यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज के पास तो कुछ है नहीं, तो ये लेगा ही ना किसी से इलेक्ट्रॉन, इसीलिए जो एरो है हमने ऐसे लिखा है। ये आगे भी डिटेल में पढ़ने वाले हो तुम। बट इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होती है समझ में आया? जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं हम क्या साइन लगाते हैं वो भी पता चल गया। ठीक है, अगर ये रेडिकल होता मतलब एक ऑड इलेक्ट्रॉन होता तब क्या होता? इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ था, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ चला जाता। तो अब ये लास्ट वाले कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन आने से डॉट हो गया, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये, दोनों ने मिलकर क्या बना लिया? बन गई ना फिर से दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट। जहां ऑड इलेक्ट्रॉन है वो अपनी वैलेंसी पूरी करना चाहेगा ना, तो ये इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन लेगा, एक इलेक्ट्रॉन पहले से ही था तो पाई बॉन्ड बन गया, पर पीछे क्या छोड़ गया? ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ गया ना। तो मेनली हुआ क्या, पहली स्ट्रक्चर का डॉट दूसरी स्ट्रक्चर में दूसरे एटम पर आ गया। तो इस तरह से इस चीज को हम रेजोनेंस कहते हैं ना, जब एक ही कंपाउंड की एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हो, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड रेजोनेंस। तो जो भी एटम कॉन्जुगेशन में होंगे उनमें हमेशा रेजोनेंस रहेगी। ये पॉइंट समझ में आया? एनीथिंग विच हैव कॉन्जुगेशन विल आल्सो हैव रेजोनेंस। और जितने एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनकी पहली कंडीशन यही है, दे शुड हैव कॉन्जुगेशन। इसका मतलब जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड है उनमें रेजोनेंस तो होगा ही, इसीलिए कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट बताया मैंने एरोमेटिसिटी से पहले। मुझे बताओ थोड़ा सा आइडिया कॉन्जुगेशन का हुआ सबको? हाँ, उधर कुछ पूछना है? हो गई ना। पहला तो फ्री डॉट है ना, फ्री रेडिकल है ये, जिसके पूरे जो है पूरे नहीं है बॉन्ड, इंटरमीडिएट है। चले आगे, तो अब हम एरोमेटिसिटी पर आते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड किसको कहेंगे। देयर आर सर्टेन कंडीशन विच शुड बी सेटिस्फाइड फॉर अ कंपाउंड टू बी एरोमेटिक। सो फॉर अ कंपाउंड टू बी एरोमेटिक, a compound to be aromatic, साइक्लिक तो होना ही चाहिए, it must be cyclic and have conjugation. It must be cyclic and have conjugation. सारे एटम it have conjugation, मतलब all atoms should have conjugation. All atoms should have conjugation. और सारे एटम sp2 होंगे and will be sp2 hybridized. और हर एक एटम के पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होगा. Every atom will have one unhybridized p orbital.
will have one unhybridized p orbital. साइक्लिक होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए, सारे एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे तो ऑब्वियसली हर एक एटम पर एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होगा। उस अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भी होगा, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल विद इलेक्ट्रॉन। और इतना तुम्हें पता है जब भी एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन होता है उनमें कौन सी ओवरलैपिंग होती है? लेटरल ओवरलैपिंग। और वो कौन सा बॉन्ड बनाता है? पाई बॉन्ड। Unhybridized p orbital with electron which participate in lateral overlapping, which participate in lateral overlap. It should be cyclic, it should have conjugation, all atom will be sp2 hybridized और हर एक एटम के पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होगा और वो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल के पास इलेक्ट्रॉन भी होगा और एडजेसेंट पोजीशन के p ऑर्बिटल लेटरल ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बना सकते हैं। समझ में आइए? तुम्हें याद होगा मैंने बॉन्डिंग में बताया था बेंजीन का लेटरल ओवरलैप वाला डायग्राम। ये पहला पॉइंट लिख लिया सबने? ये बेंजीन में इस तरह से sp2 ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड बन गए और हर एक कार्बन पे इस अनहाइब्रिडाइज्ड ऐसे p ऑर्बिटल भी था। और ये अगर इस तरह से ओवरलैप करता, ऐसे ओवरलैप करता या इस तरह से ओवरलैप करता तो हमारे पास ये पाई बॉन्ड बन गए थे, है ना? हर एक के पास अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, बट ओवरलैपिंग ऐसे भी हो सकती है ना, ऐसे भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है। ये रीजन है कि बेंजीन की हम ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते थे जो एक जैसी हैं और यही रीजन है कि बेंजीन के डबल बॉन्ड को हम लोकलाइज्ड मानते ही नहीं है, इनको एल्कीन वाला स्टेटस हमने दिया ही नहीं है, सर्कल बना दिया। कॉन्जुगेशन कंप्लीट हो गया क्योंकि साइक्लिक है ना। So every atom is having unhybridized p orbital. Every atom is having p orbital with an electron pair, and that can overlap with the adjacent p orbital in both ways. That is why benzene have two resonating structure. ऐसा हर aromatic compound में होता है। और सारे ही एटम एक ही प्लेन में, तभी तो p ऑर्बिटल आराम से ओवरलैप कर पा रहे हैं, सारे एक ही प्लेन में। तो दूसरी कंडीशन क्या है? मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर, मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर। अगर मान लो किसी कंपाउंड में किसी रीजन से प्लेनरिटी खत्म हो जाए तो एरोमेटिसिटी भी खत्म। मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर, पूरा मॉलिक्यूल, सारे एटम, they should be planar. सारे एटम अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो वैसे भी प्लेनर ही होगा ना। बट कई एग्जाम्पल अभी आगे तुम करोगे कि मॉलिक्यूल की शेप कुछ इस तरह की है कि sp2 होने के बाद भी सारे एटम प्लेन में नहीं है, दो एटम ऐसे पड़े हुए हैं, दो ऊपर की तरफ पड़े हुए हैं। तो सारे एटम एक ही प्लेन में होंगे तभी वो एरोमेटिसिटी का पार्ट माना जाएगा। ये समझ में आया? अब जैसे देखो ये एक 7 मेंबर्ड रिंग है, बेंजीन की तरह 3 डबल बॉन्ड है, विल इट बी एरोमेटिक? क्यों? क्योंकि ये एटम क्या हो गया है? नॉन प्लेनर, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। और कॉन्जुगेशन इस कार्बन का नहीं है। हम तो कहते हैं एवरी कार्बन शुड पार्टिसिपेट इन कॉन्जुगेशन, एवरी कार्बन, एवरी एटम इन द रिंग
शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज, ये तो sp3 हो गया, तो इसको हम क्या कह देंगे, नॉन एरोमेटिक। ये नॉन एरोमेटिक है बिकॉज वन ऑफ द एटम इन द रिंग इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और इसका जो IUPAC नेमिंग है वो एलिसाइक्लिक की तरह चलेगी। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7, बेंजीन का तो नंबर ही नहीं देते हम डबल बॉन्ड को, इसको देंगे हम। अब उसका नेम क्या हो जाएगा, साइक्लो हेप्टा 1 3 5 ट्राई ई। समझ में आई? एरोमेटिसिटी में बहुत सारी ऐसी कंडीशन है, अगर सारी सेटिस्फाइड हो तभी एरोमेटिक माना जाएगा वो, जिसमें से एक हमने कहा साइक्लिक तो होना ही चाहिए, सारे एटम sp2 होने चाहिए, कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए, एवरी कार्बन शुड हैव अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल विद इलेक्ट्रॉन पेयर, और वो एडजेसेंट के साथ पाई बॉन्ड बना। कॉन्जुगेशन इसमें भी है पर कंप्लीट नहीं है, 3 डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट है, कॉन्जुगेशन इज देयर बट नॉट द कंप्लीट कॉन्जुगेशन बिकॉज वन एटम डजंट पार्टिसिपेट इन कॉन्जुगेशन। और अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल, यहां तक समझ में आया? अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल कि एक रिंग के अंदर साइकिल में नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन वो एक रूल के अकॉर्डिंग होने चाहिए, एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होने चाहिए। एक मिनट, यहां तक सबने लिख लिया ना? ये है मॉलिक्यूल मस्ट satisfy Huckel rule. Huckel rule and the number of conjugated electron should be राजेंद्र जरा प्रोजेक्टर देखना। Number of conjugated electron should be 4n plus 2 pi. ये पाई लिखा है पर हमें कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। राजेंद्र जरा प्रोजेक्टर ठीक करना। Number of conjugated electron should be 4n plus 2 pi. अब इसका मतलब क्या है वो भी जान लें। फोर एन प्लस 2 पाई का मतलब कि अगर n 0 है, इस फॉर्मूले में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। When n is 1, 6 पाई जैसा बेंजीन में होता है। When n is 2, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। When n is 3, 14 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर बाकी की कंडीशंस के साथ ये कंडीशन भी आ जाए तब वो एरोमेटिक हो, साइक्लिक हो, प्लेनर हो, सारे एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, हर एक कार्बन पाई बॉन्ड बना सकता हो, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल हो, प्लस कितने इलेक्ट्रॉन जो कॉन्जुगेशन का है उसका नंबर इनमें से कोई एक हो, 2 हो, 6 हो, 10 हो या 14 हो। नंबर ऑफ रिंग चाहे जितनी मर्जी हो पर इलेक्ट्रॉन इतने होने चाहिए। कुछ भी चीज 0 1 2 3 एनी, कुछ नहीं बता रहा लेकिन डेजर की तरह। हाँ, एन कोई भी एक नंबर है, कंप्लीट नंबर, फ्रैक्शन में नहीं, 0 से लेकर इंफिनिटी तक कोई भी एक नंबर। कोई नंबर क्या होता है? 0 1 2 3 4 एनी नंबर जो कुछ किसी को इंडिकेट नहीं कर रहा। एक फॉर्मूला है जिसमें हमने कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, अगर हमारे कंपाउंड इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग पाई बॉन्ड रखते हैं तब वो एरोमेटिक होते हैं। समझ में आ गया? एक फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला है जहाँ एन का नंबर हम लगाते जाएं, जैसे ऑर्गेनिक में एन का मतलब नंबर ऑफ कार्बन होता है,
तो नंबर ऑफ कार्बन कितने भी हो सकते हैं ना। इसी तरह से यहाँ पर n कोई नंबर है 0 से लेके इंफिनिटी तक, अगर वो वैल्यूज हमने लगाई, मतलब इधर 5 इलेक्ट्रॉन है या 4 इलेक्ट्रॉन है या 8 इलेक्ट्रॉन है, वो एरोमेटिसिटी में कभी नहीं आने वाला, आइदर 2, 6, 10, 14 आगे जैसे भी है। नहीं, बार बार बोल रही हूँ, कोई भी नंबर, नॉट द कार्बन, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन नहीं है इसका मतलब है इसमें n की वैल्यू 0 से लेके इन्फिनिटी तक हम सब्स्टिट्यूट कर दें, और जब पाई इलेक्ट्रॉन का जो भी नंबर आए, अगर उनमें से कोई एक नंबर रिंग के अंदर प्रेजेंट है, तभी वो एरोमेटिक की कैटेगरी में आ पाएगी। तो टू बी एरोमेटिक इट शुड हैव फिक्स नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन। वो फिक्स नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन क्या क्या है, आइदर 2 और 6 और 10 और 14 और क्या हो सकता है, अगर यहाँ 4 लगा दो तो 18, 16 वाला नहीं आएगा एरोमेटिक में। कुछ पता चला? अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम तीनों को रूल को देखें कि प्लेनर है, सारे एटम sp2 है, एवरीथिंग इज सेम लाइक एरोमेटिक, बट ये जो लास्ट वाला रूल है, इफ नंबर ऑफ conjugated electron is according to 4n pi electron, 4n plus 2 की जगह 4n इलेक्ट्रॉन हो, मतलब n क्या क्या हो सकता है, आइदर 1 और 2 और 3, इसके अकॉर्डिंग क्या हो गए इलेक्ट्रॉन, अगर ये 1 है तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन और 8 पाई इलेक्ट्रॉन और 12 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर ऐसा है तो उनको हम कहते हैं एंटी एरोमेटिक। हमारे सामने 3 सिचुएशन है रिंग में, नॉन एरोमेटिक जो एलिसाइक्लिक की तरह हो गई, दूसरे एंटी एरोमेटिक और एक एरोमेटिक। सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं एरोमेटिक और सबसे अनस्टेबल होते हैं एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक आर मोस्ट अनस्टेबल सिस्टम, दे आर मोस्ट अनस्टेबल सिस्टम। एलिसाइक्लिक नहीं है ये, एलिसाइक्लिक इससे ज्यादा स्टेबल है। एक सेकेंड वेट करो। मैं जरा कंपैरेटिव बता देती हूँ सभी का। जस्ट एक सेकेंड वेट करो, ये स्लाइड हो गई? हाँ, तो प्लीज सुने ध्यान से, एक सेकेंड जरा देखें इधर, फिर पूछना। एरोमेटिक, साइक्लिक, एंटी एरोमेटिक, ये भी साइक्लिक, और नॉन एरोमेटिक ये भी साइक्लिक। एरोमेटिक में प्लेनर, इसमें भी प्लेनर, सारे एटम sp2, ऑल एटम sp2। इसमें क्या है, ऑल एटम्स आर नॉट sp2। पाई बॉन्ड्स हैं, रिंग है, पर सारे एटम sp2 नहीं है। all atoms are not sp2, some of the atom may be, some atoms will be sp2, ये नॉन एरोमेटिक। तीसरा प्लेनर है, ऑल एटम sp2 है, तो कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। और यहाँ नॉन एरोमेटिक में ये सारे एटम sp2 ने, तो ये प्लेनर रहा ही नहीं ना, पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं है नॉन एरोमेटिक में, इसलिए मैंने प्लेनर नहीं लिखा इसमें। कंप्लीट कॉन्जुगेशन, इसमें भी कंप्लीट कॉन्जुगेशन, सारे एटम कॉन्जुगेशन का पार्ट बन रहे हैं, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। बट डिफरेंस एक ही आया, 4n plus 2 pi इलेक्ट्रॉन इन कॉन्जुगेशन। और इसके अंदर 4n pi इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन।
और इसमें तो नॉट एप्लीकेबल। ना 4n वाला रूल है, इनमें से कोई भी एक रूल अगर चेंज हो जाए वो नॉन एरोमेटिक में आ जाता है। कॉन्जुगेशन हो भी सकता है इनकम्प्लीट, मतलब इसके लिए नंपाई इलेक्ट्रॉन कोई स्पेसिफाइड नहीं है। कोई भी कंडीशन डिससेटिस्फाइड हो जाए तो वो तीसरी कैटेगरी नॉन एरोमेटिक में आ जाता है। और स्टेबिलिटी में सबसे ज्यादा स्टेबल एरोमेटिक, मोस्ट स्टेबल, और ये मोस्ट अनस्टेबल, बाकी सब इसके बीच में आते हैं। हाँ, ये हकल रूल है, दिस इज हकल रूल, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। और कोई भी सिस्टम हो जब वो एरोमेटिक बनता है तो सबसे कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि एरोमेटिसिटी सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। इसलिए कोई भी रिएक्शन है वो जाना चाहती है हमेशा एरोमेटिसिटी को अचीव करने के लिए। तो ऐसे बहुत सारी रिएक्शन, बहुत सारे प्रोसेस हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एरोमेटिक के ही केसेस बता रही हूँ, राइट। ये किसी भी पॉइंट से मैच नहीं कर रहा, बस साइक्लिक है, बाकी इनमें से सारी कंडीशन इसमें नहीं होंगी ना। ये कोई रूल को फॉलो करेंगे पाई इलेक्ट्रॉन के लिए, ना ही कंप्लीट कॉन्जुगेशन होगा, ठीक है। प्लेनर भी जरूरी नहीं है सारे एटम हो, और सारे एटम sp2 हाइब्रिडाइज भी नहीं होंगे। कोई भी कंडीशन इनमें से अगर डिससेटिस्फाइड हो गई तो वो नॉन एरोमेटिक बन गया। हाँ, उससे ज्यादा स्टेबल। हाँ जी, ठीक है। आप देखिए जरा, ये कंपाउंड क्या ये एरोमेटिसिटी में है? कितने पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें? एक है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। क्या कॉन्जुगेशन है? कहाँ है? यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। डबल बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर क्या होना चाहिए? एक डबल बॉन्ड या पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, कुछ तो होना चाहिए ना। यहाँ तो है ही नहीं, नो कॉन्जुगेशन। ये sp2, ये sp2 और ये कार्बन क्या है? sp3, नॉन प्लेनर। सारे एटम एक प्लेन में है ही नहीं, क्योंकि एक टेट्राहेड्रल हो गया। टेट्राहेड्रल में तो सारे एटम एक प्लेन में होते ही नहीं है। ये साइक्लोप्रोपीन है। क्या क्या पूछ रहे हो तुम? 2 बॉन्ड मतलब बचे हुए 2 हाइड्रोजन होंगे ना। ये एलिसाइक्लिक है। कॉन्जुगेशन ही नहीं है। थोड़ा बहुत कॉन्जुगेशन तो नॉन एरोमेटिक में भी होता है, तो सिंपल एलिसाइक्लिक कंपाउंड हो गया, साइक्लोप्रोपीन हो गया। क्या? एक पाई बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ना। ये एक पाई बॉन्ड है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, सो 1 पाई बॉन्ड का मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन, राइट। अब सुने ध्यान से, हम यहाँ इसका CH बॉन्ड तोड़ रहे हैं। सुने ध्यान से, हमने इसका ये बॉन्ड तोड़ा, ऐसे तोड़ा, तो क्या निकला इसमें से? H नेगेटिव या H पॉजिटिव? हमने ये बॉन्ड तोड़ा, दोनों इलेक्ट्रॉन H को दे दिए, तो इसमें से क्या निकल गया? H नेगेटिव निकल गया। ये तो पता चल गया ना, दोनों इलेक्ट्रॉन H के पास चले गए, तो ये पीछे पॉजिटिव चार्ज छोड़ गया। इसमें से एक H नेगेटिव निकल गया और पीछे ये पॉजिटिव चार्ज छोड़ गया। क्यों? क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन, जो इसका इलेक्ट्रॉन भी इसने बेचारे ने बॉन्ड बनाने के लिए दिया था, वो भी H लेके चला गया।
तो इस एटम को डेफिशिएंसी होगी ना इस पर चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। पहले तो बताइए, ये चीज समझ में आई? अगर ये बॉन्ड ऐसे टूटता तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाते, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता। एक बॉन्ड को हमने तोड़ा, हेट्रोलिटिकली तोड़ा। हेट्रोलिटिकली मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक के पास जा रहे हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा। अब तुम्हें ये बताना है इन दोनों में से कौन सा प्रोसेस ये लेना चाहेगा। तुम्हें ये चेक करना है, यहां पर इसने H पॉजिटिव लूज किया। हमें बताना है कि ये फर्स्ट और सेकंड में से किस स्टेप के लिए कम एनर्जी की जरूरत होगी। हाँ, अभी हम कर रहे हैं, हम ये बॉन्ड तोड़ रहे हैं और इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन H के पास जा रहे हैं, तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ना। यहाँ पर क्या है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन ये पीछे छोड़ के जा रहा है और खुद अकेला H पॉजिटिव निकल गया, तो ये बना। और इस केस में दोनों इलेक्ट्रॉन H लेके चला गया, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब फर्स्ट केस अगर ध्यान से देखें, पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन हो गया, इलेक्ट्रॉन अभी भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन है जो कॉन्जुगेशन में है, सारे एटम sp2 हो गए, हक्कल रूल भी फॉलो हो रहा है, कॉन्जुगेशन भी हो रहा है, सारे एटम sp2 भी हैं, तो ये एरोमेटिक बन गया ना। इसका मतलब पहले कम वाले आयन को बनाना इजी होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसमें एरोमेटिसिटी है, और ये हमारा सबसे छोटा 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया जो एरोमेटिक है। किसमें? सेकंड वाले में बता रही हूं अभी, वो एंटी एरोमेटिक होगा, इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन भी तो हो गए, तो ये क्या बन गया, एंटी एरोमेटिक। इसका मतलब ये हमारा साइक्लोप्रोपीन, ये बेस्ट हाइड्राइड आयन डोनर हुआ ना। H नेगेटिव को क्या कहते हैं, हाइड्राइड, और H पॉजिटिव को कहते हैं प्रोटोन। तो ये प्रोटोन डोनर है, H पॉजिटिव डोनर है या हाइड्राइड आयन डोनर है, तो हम कहेंगे इट इज हाइड्राइड आयन डोनर, क्योंकि H नेगेटिव निकलने के बाद जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या बन चुका है, अब एरोमेटिक। दो लोन पेयर के कितने इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में, पाई बॉन्ड के 2 और 2 ये वाले। क्या चीज समझ में नहीं आई? एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पता है ना। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन में दोनों ने इक्वल कंट्रीब्यूशन किया है। अगर मान लो ऐसे टूटता तो क्या होता, किसी पे कोई चार्ज नहीं आता, सबको अपना इलेक्ट्रॉन वापस मिल गया। लेकिन अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन H लेके जाता तो H पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो जाता ना। एटम पे एक ही होता है ना, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए H के पास, तो H पे चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव। पर इसको तो लॉस हो गया ना, इस एटम को तो जिसको लॉस हुआ उस पे चार्ज क्या बन गया, पॉजिटिव। और यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन यहीं रह गए इसके पास ही, H का भी इसको मिल गया, तो इस पे चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव। एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिला तो एक नेगेटिव चार्ज, इसका एक इलेक्ट्रॉन गया पहले वाले का तो एक पॉजिटिव चार्ज। तो फर्स्ट वाला एरोमेटिक है, सेकंड वाला एंटी एरोमेटिक है। एंटी एरोमेटिक क्यों, कॉन्जुगेशन में कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करें, एक पाई इलेक्ट्रॉन और ये लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन, तो टोटल मिला के 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये नॉन एरोमेटिक वाला रूल हुआ। समझ में आइए। अब इसकी फर्स्ट वाले की अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएं तो क्या हो सकती थी, मान लो ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, तो पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा। क्या हुआ, हाँ एक और हो सकती है, ये इधर आ गए, पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया। तो हम क्या कहेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर में कि पॉजिटिव चार्ज कीप ऑन मूविंग ऑन 3 कार्बन, सभी कार्बन पे जा रहा है ना ये पॉजिटिव चार्ज। तो जब सर्कल बनाते हैं उसका मतलब होता है डीलोकलाइजेशन।
पॉजिटिव चार्ज कीप ऑन मूविंग इन ऑल एटम्स, तो सर्कल बना दिया और सर्कल के बीच में क्या लगा दिया, पॉजिटिव चार्ज। कहने का मतलब ये पॉजिटिव चार्ज, सर्कल का मतलब है दिस पॉजिटिव चार्ज इज इन कॉन्जुगेशन एंड कीप ऑन मूविंग। जैसे बेंजीन के सारे पाई बॉन्ड घूमते रहते हैं, वैसे ये पॉजिटिव चार्ज और पाई बॉन्ड घूमते रहते हैं। हाँ, जिस भी कार्बन पर है तो कॉमन लिख दिया ना कि सारे तीनों कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। ये सबसे छोटा एरोमेटिक सिस्टम हो गया। अब तक तो हम बेंजीन को ही एरोमेटिक बताते थे ना, अब कुछ आयन भी एरोमेटिक है। जब भी कभी पॉजिटिव चार्ज होता है ना, उसके आगे ईएम लगाते हैं, IUM, साइक्लोप्रोपीनियम आयन। प्रोपीन था ना, साइक्लोप्रोपीनियम आयन। पर अभी तुम नाम नहीं, तुम स्ट्रक्चर पे ध्यान दो। हो गया ये? हाँ, लिख लिया। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये ऑर्गेनिक का। अब इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते, ये लोन पेयर इधर आया तो ये इलेक्ट्रॉन आगे, नेगेटिव चार्ज इधर पहुंच गया। ऐसे ही ये इलेक्ट्रॉन इधर आए तो लोन पेयर यहां। सारे कार्बन पर ये नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो हम यहां बनाएंगे सर्कल विद नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज इज delocalized, negative charge in conjugation with double bond, लोन पेयर नेगेटिव चार्ज की वजह से आया ना, इसलिए हमने चार्ज लिख दिया। तो इसे इस लोन पेयर विद नेगेटिव चार्ज, जैसे अगर सर्कल में -2 लिखा हो तो 2 लोन पेयर है, -1 चार्ज का मतलब एक लोन पेयर रिंग में, और ये बन गया एंटी एरोमेटिक। तो कई बार रेजोनेंस हमेशा मॉलिक्यूल को स्टेबल बनाती है, लेकिन अगर एंटी एरोमेटिसिटी आ रही हो तो वो मॉलिक्यूल को अनस्टेबल बना देती है। समझ में आई? तो याद हो, मैंने पहले बताया था कि जिनमें रेजोनेंस होती है वो स्टेबल होते हैं, पर अगर किसी में रेजोनेंस है और साथ में एंटी एरोमेटिसिटी भी आ जाए तो वो अनस्टेबल हो जाता है। तुम्हें ये पता चल रहा है 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, बस तभी एंटी एरोमेटिक। जो 4n रूल के अकॉर्डिंग है वो एंटी एरोमेटिक। कुछ भी नहीं है इनमें से। अब जैसे मान लो तुम ये बता रहे हो तो ये क्या है, नॉन एरोमेटिक। समय, डबल बॉन्ड डीलोकलाइज हो रहा है ना, डबल बॉन्ड की लोकेशन चेंज हो रही है ना, डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो इसका रीजन ये, जब तुम हायर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे जाओगे तो जो एंटी एरोमेटिक है उनमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का नंबर बॉन्डिंग से ज्यादा होता है, इसलिए वो अनस्टेबल होता है। तुमने तो भी डायटोमिक मॉलिक्यूल के किए ना, तो पॉलीएटॉमिक है ना, इनके रूल्स अलग होते हैं, पर ऐसी स्ट्रक्चर आने पर ना एंटी बॉन्डिंग का नंबर ज्यादा हो जाता है। हाँ, समय पता चल रहा है ये। अगला एग्जाम्पल देखो, इसको तुमने क्या बताया था, नॉन एरोमेटिक। क्यों? क्योंकि ये कार्बन क्या था, sp3 था। अब अगर ये एक H पॉजिटिव लूज करता है और H नेगेटिव लूज करता है, अगर H पॉजिटिव लूज करता है तो इस पर चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब एक लोन पेयर, और जब ये H नेगेटिव लूज कर रहा है तो इस पर चार्ज क्या आने वाला है, पॉजिटिव। कॉन्जुगेशन दोनों में है। अब सारे एटम sp2 हो गए। एक मिनट, ये चीज समझ में आ रही है? नेगेटिव चार्ज इन कॉन्जुगेशन विद डबल बॉन्ड, दोनों में ही ऐसा है, पॉजिटिव चार्ज इन कॉन्जुगेशन, दोनों ही कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है, दोनों साइक्लिक हैं, कॉन्जुगेटेड है, sp2 है। पर पहले में कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 8 पाई इलेक्ट्रॉन,
और दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो दूसरा वाला क्या हुआ और पहला वाला एंटी एरोमेटिक। आपको समझ में आया? फर्स्ट वाले में तो कंप्लीट कॉन्जुगेशन है ही नहीं, कंप्लीट कॉन्जुगेशन या कंप्लीट डीलोकलाइजेशन। इन दोनों में सर्कल विद पॉजिटिव चार्ज, सर्कल विद नेगेटिव चार्ज। सर्कल का मतलब कंप्लीट कॉन्जुगेशन, बट सर्कल विद नेगेटिव चार्ज का मतलब 3 पाई बॉन्ड विद नेगेटिव चार्ज, इसमें 3 पाई बॉन्ड विद पॉजिटिव चार्ज। तो ये बन गया एरोमेटिक और ये बन गया नॉन एरोमेटिक, सॉरी एंटी एरोमेटिक। जबकि पहला वाला ओरिजिनल वाला था नॉन एरोमेटिक। अब कुछ पता चल रहा है? तो तुम रिएक्शंस को चेक कर सकते थे कि इस कंपाउंड के पास टेंडेंसी क्या है, H नेगेटिव देने की या H पॉजिटिव देने की। ये H नेगेटिव देना चाहेगा, इसमें कम एनर्जी की जरूरत होगी बिकॉज इसका प्रोडक्ट एरोमेटिक बन रहा है, देखिए एरोमेटिक आयन बन रहा है। हाँ जी, इधर कुछ पता चल रहा है? अब अगला एग्जांपल देखते हैं पता चलता है या नहीं। अभी हमने 3 मेंबर रिंग ली है ना, ये वाली 7 मेंबर रिंग होगी। अब जरा एक 5 मेंबर रिंग लेते हैं। हाँ, बहुत सारी स्ट्रक्चर्स बनेंगे इसके। ये कंपाउंड ये है साइक्लो पेंटा 1,3 डाईईन, है ना, एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। अब यहां पर हम पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं, अगर ये बन गया साइक्लो पेंटा डाईईनियम आयन। ईएम लगाते हैं पॉजिटिव चार्ज, जैसे अमोनियम नहीं लगाते, तो ये रूल है। अब मुझे बताओ ये क्या है? एंटी एरोमेटिक। कॉन्जुगेशन आ गया ना, इसमें तो एक कार्बन sp3 था, लेकिन अब कॉन्जुगेशन में तो सारे sp2 हो गए और इसको हम ऐसे भी बना सकते थे रिंग विद पॉजिटिव चार्ज, पर इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 पाई इलेक्ट्रॉन, दोनों डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन ही है जो कॉन्जुगेशन में है। तो ये क्या बन गया? एंटी एरोमेटिक। बट अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज होता तो एक लोन पेयर होता, साइक्लोपेंटा डाईइनाइल अनायन। साइक्लोपेंटा डाईइनाइल, मैं अभी पोजीशन नहीं लिख रही हूँ, पर 1,3 पोजीशन ही है। क्या बताऊं? नहीं, क्या किया मैंने, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लगाया है। अब ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन तो अभी भी उतने ही है ना, पर पॉजिटिव चार्ज लगाने से ये कार्बन क्या बन गया है? sp2 बन गया है। सारे एटम sp2 हो गए, तो जो प्रॉब्लम यहाँ आ रही थी वो नहीं रही। बट इलेक्ट्रॉन का नंबर 4n रूल के अकॉर्डिंग है। 4n रूल का मतलब क्या हुआ? एंटी एरोमेटिक। लेकिन यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2, 2 एंड 2। पाई बॉन्ड के, एक पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 पाई बॉन्ड हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन, और 2 लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन इन कॉन्जुगेशन। क्या बन गया ये? एरोमेटिक। हाँ, अभी मैंने शुरुआत इसी से की थी, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट एटम। स्टार्टिंग में मैंने जो कॉन्जुगेशन बताया था उसका पर्पस यही था। तो अब इसको क्या बनाएंगे? सर्कल विद नेगेटिव का मतलब डबल बॉन्ड के ऑल्टरनेट पर नेगेटिव चार्ज। जब हम रिंग में सर्कल बनाते हैं ना, उसका मतलब है कॉन्जुगेशन है, नेगेटिव चार्ज इन कॉन्जुगेशन विद डबल बॉन्ड। और सर्कल का मतलब सारे एटम कॉन्जुगेशन में। पता चला? सर्कल से का मतलब आ जाता है ऑल एटम्स आर इन कॉन्जुगेशन। अगर बीच में चार्ज लगा दें तो वो चार्ज भी कॉन्जुगेशन में।
जैसे बेंजीन में हम कुछ नहीं लगाते क्योंकि चार्ज ही नहीं होता, तो इसमें क्या है, 3 डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन। यहां पर हमने सर्कल विद नेगेटिव चार्ज का मतलब 2 डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज के साथ कॉन्जुगेशन में, यहाँ 2 डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज के साथ कॉन्जुगेशन में। 5 मेंबर रिंग है, एक जगह पर चार्ज है तो बाकी जगह पर डबल बॉन्ड ही होंगे ना, तभी पूरा कॉन्जुगेशन आएगा। कुछ आइडिया लगा? एरोमेटिसिटी सिर्फ 6 मेंबर रिंग पर ही लिमिटेड नहीं है, 5 मेंबर रिंग, 4 मेंबर रिंग, इनमें भी ये एरोमेटिसिटी आ सकती थी। हाँ बिल्कुल, चेक करना पड़ेगा। जैसे एक बड़ा मतलब इतना स्टेबल इतना ज्यादा नहीं है, पर फिर भी इसको कॉन्जुगेशन तो आ गया ना, क्योंकि इसकी बहुत सारी स्ट्रक्चर बना सकते हो तुम, इधर भी आ सकता था, तो इसका मतलब इसमें हम बनाएंगे +2, तो ये एरोमेटिक हो गया ना, क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में। हालांकि चार्जेस एडजेसेंट एटम पर है तो कंपैरेटिवली कम स्टेबल होगा, बट एरोमेटिक में आएगा। एक मिनट, ये सर्कल विद चार्ज, इसका मतलब समझ में आया या नहीं? और इसमें जस्ट इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं तुम्हें, 4n + 2 पाई के अकॉर्डिंग है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, आगे 14 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन, जिस इस सिस्टम के अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तब हम कहेंगे एरोमेटिक। 4n के अकॉर्डिंग चल रहे हैं और कंप्लीट कॉन्जुगेशन है तो एंटी एरोमेटिक। वो अभी तो नहीं तुम्हें करना, ईएम वर्ड हम लगाते हैं जब कभी पॉजिटिव चार्ज हो किसी भी सिस्टम पर, और इनाइल लगा देते हैं जब नेगेटिव चार्ज हो गया। हाँ, ये तो डाईएम है, डाईएम। अभी नेमिंग पे मत जाओ, वो कुछ अलग ही बन जाएगा फिर। ये बताएं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन तो है ही, बिल्कुल। और इसको हमें ऐसे लिखना होगा, पता चल रहा है? इसको क्या कहोगे? एंटी एरोमेटिक है ना, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें कोई चार्ज नहीं, चार्ज है ही नहीं। आई थिंक ये सर्कल के बीच में जो लिखा होता है उसका मतलब समझ में आ गया। 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ये रे, इसमें 1 2 3 4 5 6, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ये अभी तक जितने एग्जाम्पल मैंने बताए ये होमोसाइक्लिक थे ना। होमोसाइक्लिक मतलब रिंग के अंदर क्या है, सारे कार्बन। अब अगर रिंग में एक एटम डिफरेंट होता, यहाँ एक और रूल सुनिए ध्यान से, अगर लोन पेयर और डबल बॉन्ड एक ही एटम पर है तो लोन पेयर लोकलाइज रहेगा, डबल बॉन्ड ही कॉन्जुगेशन का पार्ट माने जाएंगे। when double bond and lone pair both are present on the same atom, then lone pair will be localized, वो कहीं घूमेगा नहीं, तब से पाई बॉन्ड ही घूमेंगे। समझ में आया? लिख लीजिए ये पॉइंट, when lone pair and double bond are present on the same atom, then lone pair will be localized. When lone pair and double bond are present on the same atom, then lone pair will be localized. And double bond will now be the part of conjugation.
डबल बॉन्ड विल बी द पार्ट ऑफ कॉन्जुगेशन, जैसे कि यहाँ पर है pyridine में, when double bond and lone pair are present on the same atom, then lone pair will be localized, वो कहीं नहीं जाएगा। तो इसकी रेजोनेंस अगर हम बनाएं तो हम लोन पेयर को कहीं नहीं शिफ्ट करेंगे, सिर्फ ये डबल बॉन्ड है वो घूमते रहेंगे, जैसे बेंजीन में घूमता है। अब बताओ कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? 6 pi इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो ये बन गया ना एरोमेटिक। एरोमेटिक है बट ये हेट्रोसाइक्लिक है। क्यों? क्यों? क्योंकि रिंग के अंदर एक एटम अदर देन कार्बन है। हाँ, होमोसाइक्लिक के भी वैलिड है। अगर डबल बॉन्ड और लोन पेयर एक जगह पर हो तो सिर्फ डबल बॉन्ड ही रेजोनेंस में पार्ट करता है। ये लिख लिया? पिरिडीन है इसका नाम, ये तो पता होना चाहिए, बड़ा पॉपुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अलग होता है। नाइट्रोजन sp2 है, ऑब्वियसली नाइट्रोजन sp2 ही है। ये देखो, ये तो हमारे रूल के अकॉर्डिंग ही है। 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, एक लोन पेयर रख रहा है, और बचा हुआ अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल डबल बॉन्ड बना रहा है। हाँ जी, हो गया ये। अब एक और एग्जांपल देखिए, ये है पायरोल। पायरोल, अब मुझे बताओ क्या नाइट्रोजन का लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है ना? तो ये नाइट्रोजन अपने आप ही क्या बन गया? sp2। अब यहाँ हाइब्रिडाइजेशन का रूल मत लगाना, 3 सिंगल बॉन्ड और एक लोन पेयर, बिल्कुल ही एरोमेटिक भी है ना। अब ये दोनों डबल बॉन्ड और ये लोन पेयर सब कॉन्जुगेशन का पार्ट है। अब शुरू में मैंने क्या बताया था कि अगर कॉन्जुगेशन में लोन पेयर हो तो डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में। हाँ, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए ना, 2 डबल बॉन्ड के एक लोन पेयर वाला। ये फ्यूरैन है। और एक चीज याद रखना कि अगर किसी एटम पर 2 लोन पेयर हैं तो सिर्फ एक ही कॉन्जुगेशन में जाएगा। अगर किसी एटम पर 2 लोन पेयर हैं, ओनली 1 लोन पेयर विल बी इन कॉन्जुगेशन, क्योंकि वही लोन पेयर परपेंडिकुलर होगा ना। एक ऐसे होगा प्लेन में और एक ही परपेंडिकुलर होगा पी ऑर्बिटल में, वही रेजोनेंस में घूमेगा, वही कॉन्जुगेशन का पार्ट माना जाएगा। हाँ, तो यहाँ भी ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है बट ओनली 1 विल बी द पार्ट ऑफ कॉन्जुगेशन, तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, एरोमेटिक हो गया। और ये भी हेट्रोसाइक्लिक हुआ ना। आई थिंक अब एरोमेटिसिटी का आइडिया लग गया होगा तुम्हें। ऑक्सीजन की जगह सल्फर भी आ सकता था, थायोफीन कहते हैं इसको, और ये भी एरोमेटिक है क्योंकि 2 लोन पेयर अगर एक ही एटम पर हैं तो सिर्फ एक ही लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। ये ऑर्गेनिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आज मैं बता रही हूँ तुम्हें, एरोमेटिसिटी। लिख लिया ये? अब एक एग्जांपल देखें,
समय 8 पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ है यहाँ पर? एट पाई इलेक्ट्रॉन इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि दोनों लोन पेयर में से सिर्फ एक लोन पेयर ही परपेंडिकुलर होगा, डबल बॉन्ड के प्लेन में होगा। तो जो डबल बॉन्ड के प्लेन में लोन पेयर है वही कॉन्जुगेशन का पार्ट माना जाता है। आ गया समझ में? अगला एग्जाम्पल देखें। हमारे पास ये तीनों सिस्टम है और हमें इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। हाँ जी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। फर्स्ट वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। और इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन। बीच वाला क्या बन गया? नॉन एरोमेटिक। और ये बन गया एंटी एरोमेटिक। और फर्स्ट वाला एरोमेटिक। तो ये डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया। हाँ जी, ठीक है। अब कुछ एक्सेप्शनल जो केसेस हैं उनमें आता है ये वाला सिस्टम, साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन। साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन। एक्चुअली इसमें जो 8 एटम्स है उनकी अरेंजमेंट कुछ इस तरह की है, टब शेप है ये। और टब शेप का मतलब इसके ये वाले जो पाई बॉन्ड है ऊपर टब की तरह, ये प्लेन से डिफरेंट है ना। नीचे वाले 4 एटम ये वाले, ये तो एक ही प्लेन में है पर 2 ऊपर की तरफ है ना, इसलिए इसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं आ पाता। ये मॉलिक्यूल क्या बन जाता है? नॉन प्लेनर। और इसीलिए ये नॉन एरोमेटिक है। कहने को इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन है पर सारे पाई इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से ओवरलैप नहीं हो पा रहे। सिर्फ ये वाले इसी के साथ ओवरलैप होंगे, ये ऊपर वालों के साथ ओवरलैप नहीं होंगे क्योंकि उनका प्लेन ही चेंज हो गया, डिफरेंट प्लेन में। तो एक तरह से याद ही करना है इसको, रीजन देना उसके बाद। ये एक्सेप्शन में है जो देख के नहीं पता चल रहा, स्ट्रक्चरल पूरा उसका करेंगे, एक्सरे स्टडी करेंगे तब जाके पता चलेगा। 8 पाई वाला एंटी एरोमेटिक होना चाहिए 4n रूल के अकॉर्डिंग। वो इसलिए हुआ क्योंकि प्लेनर नहीं है। सारे एटम एक ही प्लेन, जो स्ट्रक्चर हमने बनाया ना ऐसा स्ट्रक्चर एक्चुअली इसका है नहीं, इट इज नॉन प्लेनर। ये पूछा जाता है इसके लिए कि ये एंटी एरोमेटिक इसमें क्यों नहीं आ रहा, तो उसका रीजन हम क्या देंगे? क्योंकि ये नॉन प्लेनर है, इट इज नॉन प्लेनर, दैट इज व्हाई इट इज एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। एक और एग्जांपल देखें। ये मैं जो रूल ये जो बता रही हूँ एक्सेप्शंस बता रही हूँ, जिनको तुम्हें एज इट इज याद रखना है। ये हमने लिखते ऐसे हैं पर एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है। इसके 2 एटम इस तरह से हैं, 2 एटम दूसरे प्लेन में आ गए और बीच में ये वाले एटम्स हैं। टब की तरह, टब शेप्ड है, ये प्लेनर नहीं है। हो गया। अब अगला एग्जांपल देखें। इसको देख के बताओ कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। कॉन्जुगेशन देखने में लग रहा है पर ये मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर है। उसका रीजन है ये वाले जो 2 हाइड्रोजन है, इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है कि ये 2 हाइड्रोजन इन डबल बॉन्ड के साथ अटैच, ये 2 हाइड्रोजन एक दूसरे से टकरा रहे हैं। टकराने से क्या होगा? एक ऊपर हो जाएगा, एक नीचे हो जाएगा, मतलब पूरा मॉलिक्यूल प्लेन में नहीं रहेगा, नॉन प्लेनर बन जाएगा। तो ये कंपाउंड क्या है? नॉन प्लेनर है, इसीलिए नॉन एरोमेटिक है।
इसकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है। टू कीप दीज हाइड्रोजन अवे, this molecule will have, this molecule is twisted, बीच में से ये ट्विस्ट हो जाता है, या कह सकते हैं नॉन प्लेनर हो जाता है। नहीं तो ये दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे से टकराएंगे, मॉलिक्यूल को अनस्टेबल बना देंगे। बट अगर ये दोनों हाइड्रोजन हटा दिए जाएं, एक बॉन्ड बना दें इनके बीच में, दोनों हाइड्रोजन हटा दें और एक बॉन्ड बना दें, तो ये नैफ्थलीन बन गया और ये एरोमेटिक है, ट्विस्टेड और नॉन प्लेनर। समझ में आ रहा है? अगर हम ये दोनों हाइड्रोजन हटा देते तो बॉन्ड बनाने के लिए एक बॉन्ड बीच में आ जाता और बॉन्ड बनते ही अब ये प्लेनर हो जाता। तो नैफ्थलीन में 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और ये एरोमेटिक हो गया। पर अगर ये एक ही रिंग होती, ये सेम एक ही रिंग है ना, अब ये साइक्लो डेका पेंटाइन है कुछ इस तरह से, मतलब एलिसाइक्लिक के रूल लगेंगे इसके नेम देते हुए। कहीं से भी शुरू कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बेंजीन के एरोमेटिक के तो डबल बॉन्ड को नंबर ही नहीं देते हम। ये कंपाउंड साइक्लो डेका 10 कार्बन है ना, 1 3 देन 5 7 9 पेंटाइन, मतलब ये नॉन एरोमेटिक हो गया। बट दो हाइड्रोजन हटा देते तो ये प्लेनर हो जाता, नैफ्थलीन बन जाता, विच इज क्वाइट एरोमेटिसिटी। नाम पता किसे पढ़ा? टिपिकल स्मेल नैफ्थलीन की होती है ना, एरोमा से बना है ये वर्ड। तो जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स उनकी टिपिकल सी स्मेल होती है। आइसोमर नहीं है, इसमें 2 हाइड्रोजन कम है। आइसोमर्स का तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। देख लिया सबने? एक और ऐसे ही एक्सेप्शन है, मतलब छोटी रिंग है तो उसके हाइड्रोजन टकराना शुरू हो जाते हैं और उस तरह से मॉलिक्यूल की प्लेनरिटी जो है वो अफेक्टेड होती है। ऐसे ही एक और एग्जांपल 14 पाई इलेक्ट्रॉन का। ये पहला एग्जांपल देखो, कितने डबल बॉन्ड है, ये एनुलीन है ना, मैं याद है ना एनुलीन में बताया था सिंगल रिंग हो, फॉर्मूला CnHnO, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड हो, तो एनुलीन में आता है। अब बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? 14 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये एरोमेटिक होना चाहिए था, बट ये एरोमेटिक नहीं है। ये एरोमेटिक नहीं है, उसका रीजन है ये सारे के सारे हाइड्रोजन टकराना शुरू हो जाते हैं और मॉलिक्यूल ऊपर नीचे ऐसे हो जाता है, नॉन प्लेनर है। डॉट कुछ नहीं है, नॉन प्लेनर है ये मॉलिक्यूल, नॉन प्लेनर है। सेकंड वाले में तो इलेक्ट्रॉन ही अलग है, 16 इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ, और ये भी एंटी एरोमेटिक भी नहीं है। इसके बाद वाली जो रिंग होगी ना, इससे बड़ी वाली रिंग, वो प्लेनर हो सकती है क्योंकि जगह ज्यादा हो जाए बीच में, फिर हाइड्रोजन दूर दूर रहेंगे। पर अभी जो हाइड्रोजन है वो 16 मेंबर रिंग तक भी ये टकराते हैं एक दूसरे से। ये C16H16 है और ये C14H14 है, तो दोनों एनुलीन्स है पर दोनों ही नॉन एरोमेटिक है। एनुलीन के लिए बताया था ना, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं, जैसे बेंजीन भी एक तरह का एनुलीन है। बट इससे बड़ी रिंग आ जाए फिर चलता है। दोनों ही नॉन एरोमेटिक।
हाइड्रोजन ने इसको मॉलिक्यूल को नॉन प्लेनर बना दिया। अगर बहुत बड़ी, इससे बड़ी रिंग होती ना 18 के बाद वाली, 16 के बाद वाली, तो फिर एरोमेटिसिटी आ सकती थी, वो प्लेनर रह सकते थे। ये मैंने बताया ना एक्सेप्शनल केसेस जो याद रखने वाले हैं। दोनों ही नॉन एरोमेटिक है क्योंकि नॉन प्लेनर है, जो मर्जी इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं। और एक और एक्सेप्शनल केस देखें। हाँ, लिखना है अभी। ये सिस्टम, इसको पायरीन कहते हैं, पायरीन है। और इसके सारे पाई बॉन्ड्स को अगर हम दिखाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये पेरिफ्री पर है ना। तो एरोमेटिक में ये भी होता है, किसी साइकिल के पेरिफ्री पर जितने कॉन्जुगेटेड एटम है वही 4n+5 का रूल में आते हैं। मतलब ये जो बीच वाला इलेक्ट्रॉन है जो अंदर की तरफ है वो इसमें काउंट नहीं होता, कॉन्जुगेशन में काउंट नहीं होता। बीच वाला कहाँ किया हमने, पेरिफ्री वाले किए, ये पेरिफ्री पर था ना। ठीक है, तो पेरिफ्री पर टोटल इलेक्ट्रॉन अगर हम काउंट करें, मान लो ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, दोनों एक एक एटम का है ना, तो काउंट करें जरा कितने आते हैं। 14 पाई इलेक्ट्रॉन है ना, और ये एरोमेटिक है। तो ये कुछ एक्सेप्शनल केस थे कि जो कॉन्जुगेशन का पार्ट है वो पेरिफेरी पर प्रेजेंट एटम है जो अंदर की तरफ फ्यूज्ड है। ये टेट्रासाइक्लिक रिंग है ना, 4 रिंग्स है इसमें। तो जो अंदर वाला जो एटम है, ये वाला जो पाई बॉन्ड है, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्जुगेशन। जो पेरिफेरी पर जो क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, उसी को काउंट किया जाता है। सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है, ये सरफेस ही आ रही है ना, सरफेस वाले एटम है, इसमें भी सारे सरफेस वाले एटम है। ये बहुत पहले एक बार आया हुआ है इस पे क्वेश्चन, इसलिए बताया मैंने। ज्यादातर जो एग्जांपल अभी मैंने बताए वही आएंगे। हाँ, ये एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, दोनों ही एरोमेटिक है। इसमें दोनों मिला के रिंग एरोमेटिक हो रही है, मतलब दोनों रिंग्स को काउंट करके 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। अब ऐसे लो, इसको सुनना ध्यान से। इधर तुम कहोगे अरे भाई ये तो 12 पाई इलेक्ट्रॉन, एरोमेटिक हो ही नहीं सकता, लेकिन इसके अंदर 2 इंडिपेंडेंटली सेपरेटेड बेंजीन रिंग है, तो एरोमेटिक होगा ही ना। बोथ द रिंग्स आर इंडिपेंडेंटली एरोमेटिक। कहाँ बताया, डाइफिनाइल बोला था पर एरोमेटिक है। फिनाइल तो बेंजीन का ही नाम है। हाँ, यस, 2 6 pi electron rings. Both the rings are independently aromatic. ये फ्यूज रिंग है, फ्यूज रिंग में टोटल काउंट किए जाते हैं। समझ में आ रहा है? फ्यूज रिंग में टोटल काउंट किए जाते हैं, पर 2 इंडिपेंडेंटली 6 मेंबर रिंग हो और सेपरेटली एरोमेटिक हो तो पूरे मॉलिक्यूल को एरोमेटिक बना ही देती है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? फ्यूज रिंग में टोटल एटम काउंट किए जाते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट किए जाते हैं। Fused ring, we have to count total number of atoms. ये हमारा पहला पार्ट ऑर्गेनिक का खत्म हुआ। जैसे ये नेफ्थलीन है, फ्यूज रिंग है ना। रुक जाए, यहां तक लिख लिया सबने? इधर
हाँ, तो ये देखिए, ये रिंग थी, फ्यूज रिंग थी नैफ्थलीन। ऐसे ही अगर ये 3 रिंग्स होती और टोटल नंबर ऑफ एटम पेरिफेरी पर काउंट करें जरा कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 पाई इलेक्ट्रॉन। एरोमेटिक है ये, इसको एंथ्रासीन कहते हैं, ये नैफ्थलीन है। ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो फ्यूज रिंग है ना दोनों, तो इसमें टोटल पाई इलेक्ट्रॉन काउंट किए। लेकिन अगर इस तरह से होता, दो रिंग या 3 रिंग होती, ये टर्फिनाइल है, 3 बेंजीन है ना, इसको टर्फिनाइल कहते हैं। 2 बेंजीन रिंग होती, बाइफिनाइल कह देते, बाइफिनाइल हो जाता। हाँ, एज इट इज याद रखना है। बट ये सारे एरोमेटिक हो गए ना, इनमें हमने क्या किया, इंडिपेंडेंटली हर एक रिंग को काउंट किया। तो अगर रिंग फ्यूज हो जाए फिर हमें टोटल काउंट करने पड़ते हैं। तो एंथ्रासीन में 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये एरोमेटिक है। किया है ना, क्योंकि पेरिफेरी पर आ रहा है ना इसका एटम, इलेक्ट्रॉन तो आ रहा है ना, काउंट हो रहा है। हर एक एटम पर एक इलेक्ट्रॉन है जो p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। हाँ, एक एक रिंग, ये फ्यूज थी 3 रिंग्स, ये सेपरेट 3 रिंग्स है, जहां सेपरेटली हर एक रिंग को चेक किया जाएगा एरोमेटिसिटी के लिए। अब जरा जो तुम्हारी वर्कशीट मिली थी फंक्शनल ग्रुप वाली, वो कर ली सबने? उसमें कोई डाउट हो, उसके आंसर देखो जरा, डाले हैं क्या? नहीं, अभी दोबारा देखो जरा, चेक करो जरा, डाले हैं क्या? जो असाइनमेंट डाली थी उसके आंसर चेक करो जरा, डाले हैं क्या? डाल दिए? डाल दिए, जरा चेक करो अभी। हाँ, तो चेक करो ना, अभी करके लाए होंगे तुम। हाँ, तो उसका फिर क्वेश्चन नंबर बताओ मुझे, 5 मिनट दे रही हूँ मैं तुम्हें। हाँ, बता रही हूँ। इधर तुम लोगों के लिए भी है, जो असाइनमेंट दी थी तुम्हें, सीपीटी 42, सीपीटी 42, इसके आंसर डाल दिए गए हैं, चेक करें जरा। जो क्वेश्चन नहीं आया बता देती हूँ मैं, जल्दी से चेक करें। हाँ, सीपीटी 42, इसमें अल्कोहल से ऊपर आ रहा है कीटोन, तो कीटोन से स्टार्ट करेंगे। तो ये क्या हो गया, 2 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी 6 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉन, साइक्लोहेक्सेनॉन। ठीक है, 18th बोला है किसी ने? हाँ, 18th में PR है, OH है, तो हमें प्रेफरेंस OH को देनी थी, मेन फंक्शनल ग्रुप है ये। अब ये 3 ब्रोमो है, 5 मिथाइल है और हेक्सेनॉल है, हेक्सेन 2 ऑल, हेक्सेन 2 ऑल। OH की पोजीशन देनी थी ना हमें, हेक्सेन 2 ऑल। नाइनटीन्थ में था OH है और यही मेन फंक्शनल ग्रुप भी है।
तो अब यहाँ ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस नहीं देना, हमें OH को प्रेफरेंस देना है। मल्टीपल बॉन्ड से पहले प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को, ठीक है। अब ये हुआ 7 मिथाइल ऑक्ट 7 आइनॉल। ये 6 और 7 है, हाँ ठीक है। तो ये 6 मिथाइल ऑक्ट की जगह हो गया हेप्ट 6 आइन 3 ऑल, और आइन का ई हमने हटा दिया क्योंकि आगे ओ आ रहा है। हेप्ट है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 है ये, सॉरी ट्रिपल, हाँ यहाँ पर भी था ना, हाँ तो ऑक्टी है ये। 6 मिथाइल ऑक्ट 6 आइन 3 ऑल, 6 7, हाँ 7 आइन, 6 मिथाइल ऑक्ट 7 आइन 3 ऑल हो गया। हाँ जी अगला, हाँ आगे जल्दी बोले। 29th में यहाँ मिथॉक्सी था, ये 2 क्लोरीन थे COCH3CH3, तो मेन चेन तो ये वाली हो गई। O को थोड़ी लेंगे रिंग में, कार्बन को लेंगे ना। अब नंबर कहां से करना था, इधर से 1 2 3 4 5 6, तो ये हुआ 3 3 डाई क्लोरो 2 5 डाई मिथॉक्सी। क्यों, क्लोरो को ज्यादा नंबर नहीं मिलेगा, इधर से 4 मिलेगा, हाँ उधर से भी तो 4 ही मिल रहा है। ओके कार्बन कम कर दिए थे हमने। ऐसे था, ये था ना, इस तरह से था, कहीं से भी कर सकते थे। तो 1 2 3 4 5 6 7 आ गया। और 30th में इसमें भी 4 4 डाई क्लोरो 2 6, और लास्ट वाला था 2 मिथॉक्सी, ठीक है। और कोई क्वेश्चन हो गया? तो अब हमारी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव असाइनमेंट रहेगी जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये वाला एक सेकेंड, हाँ 2 मिथॉक्सी है क्या? हाँ पहले वाले में ठीक है। 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन है, 4 कार्बन है, ब्यूटेन है सारी। हाँ और ऑब्जेक्टिव की मैं वीडियो डाल दूंगी, डिस्कशन वीडियो, तो अगली क्लास में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कंप्लीट करके लाना है, ठीक है। और आइसोमेरिज्म होगा अगला टॉपिक हमारा।